नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। आज आखिरी दिन है पहले चरण के चुनाव के प्रचार के लिए। मतलब आज शाम को लाउड स्पीकर बंद हो जाएंगे, रैलियां बंद हो जाएंगी और फिर परसों 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। तो आज प्रोग्राम की शुरुआत में हम आपको 3 दावे दिखाएंगे। क्या दावे किए जा रहे हैं खास तौर पर आरजेडी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, और प्रशांत किशोर ने क्या आखिरी अपील की है वो भी आप देखें, और वो सबसे दिलचस्प है, वो आपको हम दिखाएंगे। और आज कुछ, चूंकि आज के बाद हम आपको सर्वे भी नहीं दिखा पाएंगे, तो कुछ जो चुनावी सर्वे अंतिम घड़ी में आए उनकी भी हम लोग बात करेंगे। खास तौर पर बिहार का युवा या बिहार की महिलाएं, ये किसके पक्ष में खड़ी हैं, क्योंकि अब बहुत सारे पोलस्टर्स का ये कहना है कि बहुत कुछ मुद्दों के अलावा, प्रचार के अलावा निर्भर इस बात पर करेगा कि वोटर टर्नआउट कैसा होता है, कितना वोट पड़ता है। अगर पिछली बार से ज्यादा वोट पड़ा और उसमें किसकी संख्या ज्यादा हो, महिलाओं की या युवाओं की, तो वो किसको कितना प्रभावित करेगा, तो इसकी बात भी करेंगे। तो एक एक करके पहले शुरुआत में मैं आपको दावे दिखा देता हूं तीनों के, और फिर उसके बाद कुछ जो ताजा आंकड़े और सर्वे आए उनकी हम लोग बात करेंगे। तो पहले आपको दिखाते हैं तेजस्वी यादव का दावा। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के लिए महिला वोटरों को लुभाने में अब एक बार फिर एक नई बात कही है, और ये कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी एनडीए की और नीतीश कुमार की मानी जा रही है, जिसको तोड़ना चाहते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अब अपनी सरकार बनने की तारीख भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 14 नवंबर को नतीजा और 18 नवंबर को तेजस्वी की सरकार बन जाएगी, और 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर प्रदेश के हर महिला के खाते में माई बहन योजना का पूरे 1 साल का रुपया, यानी 30,000 रुपए महीना, 2,500 रुपया, वो पूरा एक मुश्त 1 साल का 30,000 रुपया हम ट्रांसफर कर देंगे। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है, हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पर लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी, और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माता और बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। अच्छा, वैसे ये महिलाओं के खाते में पैसे डालने वाली स्कीम तो बहुत से राज्यों में चल रही है, लेकिन एक साथ 1 साल का पैसे डालना, ये किसी राज्य ने, किसी सरकार ने कभी वादा नहीं किया, ना कभी ये काम किया। तेजस्वी यादव वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये 10,000 रुपया जो एनडीए ने डाला है महिलाओं के खाते में, वो काम कर रहा है। दूसरी ओर एनडीए की तरफ से होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने कहा कहने दीजिए तेजस्वी को जो कुछ भी वो कह रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि गिनती के दिन, मतलब 14 तारीख को दोपहर 1 बजते बजते महागठबंधन का, तेजस्वी और राहुल गांधी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो तेजस्वी केवल तिथि बता रहे हैं, वो तो टाइम भी बता रहे हैं कि 1 बजे तक सब खत्म, चुनाव फिनिश। और उन्होंने उस प्रचार का भी जवाब दिया जो तेजस्वी कर रहे हैं कि इस सरकार ने अभी तो दे दिया 10,000 रुपया, लेकिन चुनाव जीतेंगे तो पता नहीं आगे देंगे कि नहीं देंगे। ये हम तो आपको कह रहे हैं हर महीना देंगे, ये तो एक बार देंगे बस। तो उन्होंने कहा कोई भी आ जाए, अमित शाह बोले कि कोई भी आ जाए और महागठबंधन वालों की 3 पीढ़ियां भी अगर लग जाएं, तो भी महिलाओं के खाते में जो पैसा डल रहा है वो वापस नहीं लिया जाएगा। ये जंगल राज चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर, भेष बदलकर चुपके से वापिस आना चाहता है। ये लालू की पार्टी कहती है, चुनाव आयोग को पत्र दिया है, जीविका दीदियों से 10,000 रुपया वापिस ले लो। मैं आज सारे बिहार की जीविका दीदी को कहकर जाता हूं, लालू और उसके बेटे छोड़िए, इनकी 3 पीढ़ी भी आ जाए, जीविका दीदी से 10,000 रुपया वापिस नहीं ले सकते। वापिस लेना छोड़ो, हमारे तीनों एमएलए को कमल छाप पर बटन दबाकर जिता दो। हम 5 साल में जीविका दीदी के अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने का काम करेंगे।
10,000 की काट 30,000, 30,000 की काट 2 लाख। लेकिन सबसे शानदार अपील या मजेदार अपील की प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर से सवाल हुआ, साहब अंतिम तो थोड़ी देर में तो प्रचार बंद हो जाएगा, आपको क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि देखें, आपको मेरा उम्मीदवार पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, जनसुराज का कैंडिडेट आपको अगर नहीं अच्छा लगता है मत दो वोट उसको, लेकिन कम से कम किसी बेईमान और भ्रष्टाचारी को मत दे देना अपना वोट। तो मैं आज देख रहा था बहुत सारे वो समर्थक जो महागठबंधन के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं खुलकर बोलिए ना प्रशांत किशोर जी, किसके लिए वोट मांग रहे हैं? ऐसा कौन प्रचार करता है कि नहीं देना तो मेरे उम्मीदवार को ही वोट मत दो और करप्ट आदमी को वोट मत देना? तो सीधे सीधे किसके लिए वोट मांग रहे हैं, सुनिए। जिताना है जिता दो, लेकिन किसी भ्रष्टाचारी को, बेईमान को अपनी धरती से जिताकर मत भेजो। अगर आपको जनसुराज अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं। अगर जनसुराज का कैंडिडेट अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी भ्रष्ट, किसी बदमाश, किसी बेईमान को अगर जिताकर भेजोगे तो वो आकर आपके और आपके बच्चों का नुकसान ही करेगा। इस बात को याद रखिए। वो चाहे आपके दल का हो, आपके जाति का हो, आपके धर्म का हो, जो नेता गलत है वो गलत है। मैं केवल जोड़ देता हूं इसमें, बाकी मैं नहीं कह रहा वो किसके लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर से जब सवाल हुआ था कि तेजस्वी और नीतीश में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसको चुनोगे, उन्होंने कहा बिना किसी सोच विचार के नीतीश कुमार को चुनूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार करप्ट नहीं है और परिवारवादी सोच का आदमी नहीं है। और ये दोनों बुराइयां दूसरी तरफ यानी तेजस्वी यादव और लालू यादव में दिखाई देती हैं। तो पहले अभी आपने कहा क्या गलत कह रहे हैं ये? देखिए, जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो आदर्श वाक्य है, और राजनीति में तो यही होना चाहिए। जो भ्रष्टाचारी है, जो हत्या है, हत्या की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो अपराधी है, उसको तो वोट में ही नहीं मिलना चाहिए, वो चुन करके नहीं जाना चाहिए। हमको पता है कि आज आप एक दूसरा भी जरूर करना चाहेंगे जो शशि थरूर ने लिखा है, उस पर जरूर आप आएंगे, तो उसको भी हम जोड़ देते हैं। हम तो वो भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि इस देश में प्रधानमंत्री का बेटा कहे कि मैं प्रधानमंत्री ही बनूंगा, और जो मंत्री का बेटा मंत्री और संतरी का बेटा हमेशा जीवन भर संतरी रहे, वोटर का बेटा हमेशा वोटर बना रहे। ऐसा भी लोकतंत्र देश में नहीं होना चाहिए। वाले कह रहे हैं खुलकर बोलिए प्रशांत जी कि मुझे नहीं देना तो मेरे बाद फिर देना तो नीतीश को देना। देखिए, वो उनको ये महसूस हो रहा है अंतिम में कि वो चुनाव में कहीं नहीं है, और चुनाव में जब कहीं नहीं है तो वो भी नहीं चाहेंगे कि बिहार में जंगल राज की पुनरावृत्ति न हो। वो नहीं चाहेंगे कि महागठबंधन, हम उसे लठबंधन नहीं कह रहे हैं, हम नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा कि महागठबंधन की संस्कृति जो है वो बिहार में फिर से सत्ता में आ जाए। इसलिए प्रशांत किशोर, उनको लग रहा है कि हाँ, हम वही वोट यदि काट रहे हैं कहीं पर जिसका है, क्योंकि कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है जिसे मैं जानता हूं, वहां पर प्रशांत किशोर एनडीए को बहुत जोर से डेंट मार रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कई कैंडिडेट ठीक है सर। अब मैंने कहा था हम आपको कुछ आज आखिरी दौर है क्योंकि सर्वे दिखाने का, तो कुछ लेटेस्ट जो सर्वे के आंकड़े हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो और मैं भी एक व्यक्ति, एक जर्नलिस्ट हैं अजीत द्विवेदी, हमारे सबके बीच में प्रोग्राम में आ भी चुके हैं, शाम के प्रोग्राम में अक्सर आते हैं। वो बिहार गए थे, अभी कुछ दिन वहां रह करके लौटे। उन्होंने जो अपने एनालिसिस में बातें कही बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ नई बातें, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं सुनता हुआ आ रहा था उनको। लेकिन पहले एक सर्वे देख लीजिए चाणक्य स्ट्रैटेजीज का। तो यह सर्वे कह रहा है एनडीए 128 से 134, महागठबंधन 102 से 108, मतलब करीब 20 सीट का अंतर, 20-25 सीट का अंतर ये भी दोनों में बता रहा है, और बता रहा है कि एनडीए को बहुमत मिल जाना चाहिए, ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है। लेकिन 100 पार महागठबंधन जाता हुआ इनको दिखाई देता है। अब मैं जिनकी बात आपसे कर रहा था उनका कहना तो यह था कि इस बार अगर बिहार में आपको एनडीए के 160 से ज्यादा सीटें आनी भी आ जाएं 14 तारीख, तो हैरान मत होइएगा। इस वक्त उनका आकलन था वरिष्ठ पत्रकार का कि महिलाओं का वोट एक मुश्त नीतीश कुमार के साथ जा रहा है, कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइंस एंड कम्युनल लाइंस, कम्युनिटी लाइंस। उनका तो दावा था कि मुस्लिम महिलाएं भी ये कहती मिली कि हम नीतीश को वोट करेंगे, और ये एक बहुत बड़ी बात उनका कहना था कि 60% से अगर वोटिंग टर्नआउट ज्यादा हो गया, बिहार में 60 के आसपास ही रहता है या नीचे रहता है। इस बार एसआईआर की वजह से मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी काफी हद तक हुआ है, तो डेड वोटर्स और बाकी जो डुप्लीकेट वोटर्स थे वो उसमें हट गए हैं। तो पोलिंग परसेंटेज अगर बढ़ेगा तो इसका सीधा लाभ नीतीश कुमार को और मिलेगा। 2/3 से ज्यादा बहुमत नीतीश कुमार और एनडीए को मिल सकता है
और एनडीए का स्ट्राइक, एनडीए में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट जेडीयू का हो सकता है। उनका दावा था 2010 के आसपास स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का इस चुनाव में हो सकता है। और उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात जो कह रहे हैं, मैंने लोगों को कहते हुए सुनी, जो कि मुस्लिम और यादव परिवारों में भी चल रही है, वो ये कि नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार से प्रेम है, ये उन वोटरों की बात करें जो उनके परंपरागत वोटर नहीं है और अब मुसलमान भी नहीं उनको वोट करता है। उनका कहना है कि खासकर मुस्लिम इलाकों में यह बात चल रही है कि प्रशांत किशोर को वोट देकर के कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए की लॉटरी लग जाए और बीजेपी के ज्यादा नंबर आ जाएं, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले। नीतीश इसलिए जरूरी है कि एक थर्ड फोर्स जिंदा रहनी चाहिए। तो इसलिए ये इलेक्शन पूरी तरीके से बाइपोलर इलेक्शन है और एक तरफा इलेक्शन उनकी नजर में ये था एनडीए के लिए। और मैंने जो आपको चाणक्य का सर्वे बताया, वो 128 से 134 सीटें दे रहा है एनडीए को। त्रिपाठी जी, देखिए, एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा, इसमें अब मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है। लेकिन स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा जेडीयू का होगा, ये मैं नहीं मानता हूं। इस बार सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी, नंबर 2 पार्टी राष्ट्रीय जनता दल होगी, नंबर 3 पार्टी जेडीयू होगी। और कितना नंबर एग्जैक्ट आएगा वो तो जनता तय करेगी। उनका मन हो जाए तो भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन 80, 70, 60 ये नंबर होने जा रहा है जो मुझे अब चुनाव दिख रहा है। एक बात से मैं बिल्कुल घनघोर तरीके से असहमत हूं कि क्या कहते हैं उसको, कि एक क्रॉस कम्युनिटी, उसमें आपने मुसलमान भी बोल दिया। किसी कीमत पर यह नहीं होने जा रहा है। मुस्लिम वोट जेडीयू को बहुत मिल जाएगा, महिला उनके घर की निकल के अलग से वोट दे, कुछ हो सकता है, कुछ महिलाएं निकले, उनको लगे कि भाई नीतीश जी अच्छा कर रहे। नीतीश जी ने अच्छा काम तो सबके लिए किया है और सचमुच मुसलमानों के लिए जितना काम उन्होंने किया है और वो तो दिखता है। आप पटना चले जाइए, इतनी ऊंची ऊंची अरबी फारसी वाली इमारतें हैं वहां। कौन सा संस्थान है, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है या चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे कुछ। उसके बगल में जो आपको सबसे ऊंची इमारतें दिखेंगी वही दिखती है। लेकिन क्या मुसलमानों ने उनको वोट दिया था क्या पिछली बार? नहीं दिया। मेरा यह मानना है कि नीतीश कुमार को जो वोट मिलने वाला है वो फॉरवर्ड क्लास प्लस गैर यादव ओबीसी प्लस ईबीसी, और ये बहुत जबरदस्त तरीके से मिलने वाला है। और सिर्फ नीतीश को नहीं मिलेगा, पूरे गठजोड़ को मिलने वाला है। नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं है, इससे शानदार कुछ हो नहीं सकता कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी वाला आदमी उसके पक्ष में बोलते हुए दिखे। तो निश्चित तौर पर नंबर एनडीए के पक्ष में बहुत शानदार जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू हो जाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं। आपको नहीं लगता? 2010 नहीं, 160 के पार जा सकती है एनडीए की टैली? जा सकती है, जा सकती ठीक है, ऐसा क्योंकि वो चर्चा में मैं सुन रहा था। दूसरा एक और बात जो उन्होंने लाइन जोड़ देना चाहता हूं, 2010 से लेकर के 2020 के बीच में यदि आप देखेंगे तो पहली बार 7 मुसलमान जीते थे, दूसरी बार 5 मुसलमान जीते थे, तीसरी बार शून्य मुसलमान जीते थे, 11 सीटें दिया था, शून्य जीते थे। यानी कि मुसलमान ने धीरे धीरे जेडीयू को वोट देना बंद कर दिया है। ठीक है, उनका कहना था, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं की वो बात कर रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं में 25% तक नीतीश कुमार के लिए दिखा कि भाई इनको नीतीश ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। वोट कितना मिलेगा नहीं कह सकते, जो बात आप कह रहे हो सकता है वो ठीक हो। नीतीश कुमार के हवाले से एक और बात जो ग्राउंड पर जाने के बाद लोग बता रहे हैं, नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार की उम्र हो गई, नीतीश कुमार को रिटायर हो जाना चाहिए या बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी अगर जीत भी गए तो। यह बात ग्राउंड पर नहीं हो रही है। मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे अगर एनडीए को बहुमत मिल गया, ऐसा मानने वाले लोग या ये चर्चा करते हुए लोग नहीं दिख रहे हैं। मतलब जो नीतीश को वोट दे रहा है या जो एनडीए को वोट दे रहा है वो ये मान के दे रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, और ये एनडीए के बेनिफिट में बात जा रही है। इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन वहां उसके वोटर को नहीं है कि वोट का मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना। तो ये अगर ये मैसेज चला गया, उसमें कुछ लोगों का कहना था, खास तौर पर जो हाल के दिनों में बाय रोड कैंपेन नीतीश कुमार ने किया है, उससे तो ये बिल्कुल बात लोगों के मन से चली गई कि नीतीश कुमार किसी तरीके से अक्षम है। यदि ये लोगों के मन में चला गया, ये तो खास बात है कि जो अभी 2 दिन खासतौर से उन्होंने चुनाव प्रचार रोड शो के तौर पे किया अलग अलग जगह बाई रोड जाकर, और उस दौरान तेजस्वी जी नहीं गए, उसका भी एक फ़र्क पड़ा कि तेजस्वी जी नहीं थे बाई रोड जाने में और नीतीश कुमार जी थे। तो जो बीमारी का, कमजोरी का, सेहत का जो मसला था वो ख़त्म हुआ। लेकिन अभी जो बिहार में, मैं तो नहीं गया, लेकिन बिहार के जो मित्र लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये समझ में आया है कि भाई जेडीयू का वोटर
अभी अहेड है, इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन जेडीयू का वोटर चिराग पासवान की पार्टी को वोट देगा, 70% लोग कहते हैं नहीं। बीजेपी को वोट देगा कि नहीं देगा, ये भी अभी तय नहीं है। जेडीयू का वोटर, जेडीयू का वोटर, बाकी वोट तो जो देगा देगा, क्योंकि जेडीयू को वोटर को लगा कि बीजेपी की ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है कि वो नीतीश कुमार जी को हटाना चाहते हैं, और बीजेपी को भी ये बात समझ में आई, इसलिए उसने थोड़ा सा बैकफुट पर आकर नीतीश जी के साथ खड़े दिखाई देने की कोशिश की है। लेकिन क्या ये अब भी भरोसा रहेगा वोटर को, इससे तय होगा कि जेडीयू का कितना वोट बीजेपी को मिलता है। बीजेपी का वोट तो जेडीयू को मिलना ही है, क्योंकि उनको सरकार बनानी है तो जेडीयू को वोट देना ही है। ठीक है। चिराग पासवान के लिए जेडीयू का वोटर कह रहा नहीं, 70%, 80%, 60%। ये आमतौर पर बहुत से लोग बताने लगे हैं कि चिराग पासवान की परफॉर्मेंस अच्छी शायद अच्छे ना नहीं हो। होगा। तो कुछ मित्रों ने कहा कि इस चुनाव की कमजोर कड़ी चिराग पासवान और कांग्रेस है। जी ठीक है। महागठबंधन पे भी आते हैं। हाँ, नहीं मतलब दोनों के लिए, तो इसलिए बीजेपी को ये जरूरी है कि वो जेडीयू के साथ मजबूती से खड़ी दिखाई दे, और जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ी दिखाई दे। इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो बहुत बदलाव हो बिल्कुल सकता है। ठीक। और इसलिए हमने कई बार बात की कि बीजेपी ने क्यों अंत तक आते आते कहना शुरू कर दिया कि नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के टियर 2 नेताओं ने तो खुलकर इस बात को कहना शुरू कर दिया। अब एक दूसरा सर्वे मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि महिला वोट और महिलाओं के खाते में जाने वाला 10,000 रुपया, इसको इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार के बाद माना जा रहा है कि 10,000 रुपया साहब लोगों के खाते में पैसा आ गया। तो ये एस इंडिया एक एजेंसी है, उन्होंने एक सर्वे किया है, और इसमें इन्होंने यूथ और महिला वोटर, युवा और महिला वोटर की प्रेफरेंस जो है वो बताई है। इससे कुछ चीजों का हमको और अंदाजा मिलेगा, तो इसकी बात हम पहले कर लेते हैं। पहले बात करते हैं यूथ वोट की। अगर हम लोग बात करें तो इस सर्वे के मुताबिक नौजवानों के वोट में महागठबंधन को क्लियर 7% की लीड है। 7% नौजवान ज्यादा वोट या ज्यादा झुकाव दिखा रहे हैं महागठबंधन की ओर। एनडीए को 34% युवा वोट मिल सकता है, तो महागठबंधन को 41%, 41%। जन स्वराज के लिए एक अपील जरूर है 18% सेक्शन में नौजवानों के, और अगर इसको बाय कास्ट अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो जनरल कैटेगरी का जो नौजवान है वो 50% तक एनडीए के साथ है, और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में ये एनडीए के लिए पसंद नौजवान की 34% है। महागठबंधन में 65% मुसलमान नौजवान खुलकर उनके साथ है, और ओबीसीज में जिसमें यादव शामिल हैं 45% महागठबंधन के साथ नौजवान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एससी वर्ग जो है, शेड्यूल कास्ट वर्ग है, वो नौजवानों का एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें जन सुराज के लिए कुछ अपील जो है वो दिखाई दे रही है मोटे तौर पर। अब आ जाइए महिला वोट पर। महिला वोट में एनडीए को, नीतीश कुमार और बीजेपी को सीधे 6% की लीड है। 44% महिलाएं एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही हैं, महागठबंधन के पक्ष में 38% महिलाएं जाती हुई दिख रही हैं। 8% महिलाओं का कहना है जन स्वराज बेहतर विकल्प होगा, जिसको सर्वे मिनिमल इंपैक्ट मान रहा है, मतलब बहुत कम इंपैक्ट इसका मान रहा है। इसमें एज ग्रुप के हिसाब से अगर आप देखें तो जो 18 से 30 वर्ष की लड़कियां हैं वो 48% तक एनडीए के साथ है। 14% ज्यादा जो युवा महिलाएं हैं, युवा लड़कियां जो हैं, वो एनडीए को वोट देना चाहती हैं, और महागठबंधन को मात्र 34%, 48% एनडीए को। तो ये इनका निष्कर्ष यही है, जब हमने कल भी इसकी बात की थी, सारा ही ग्रुप इनका महिलाओं का साथ, महिला, उनका कहना था महिला टर्नआउट अगर ज्यादा हो गया तो इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा एनडीए को, और अगर नौजवान ज्यादा घरों के बाहर निकलते हैं तो उसका फायदा या उसका कुछ एज जो है वो महागठबंधन को जाता हुआ दिखेगा। लेकिन इसमें फिर मैं अजीत, जो भी बिहार से लौटे अजीत द्विवेदी, उनका एक ऑब्जर्वेशन था, वो थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है किसी को। उनका कहना यह था कि अपर कास्ट महिलाओं और बैकवर्ड कम्युनिटीज की महिलाओं में एक अंतर है कि बैकवर्ड कम्युनिटी की महिला ज्यादा स्वतंत्र दिखाई दे रही है वोट देने के लिए, उसका हाउस होल्ड में ज्यादा से है, और वो इंडिपेंडेंट वोट ज्यादा कर सकती है बनिस्बत की फॉरवर्ड घरों की महिलाएं। बिल्कुल, अगर आप 2020 का अगर चुनाव देखेंगे तो जब महिलाओं का जो वोट परसेंटेज ज़्यादा हुआ था, 4% जो महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया था पुरुषों की तुलना में, और जब उसका बाइफिकेशन आया था महिला वोटों का, तो यही आया था कि भाई जो ओबीसी महिलाएं, जो पिछड़ी कम्युनिटी की जो महिलाएं, उन्होंने ज़्यादा वोटिंग एनडीए के पक्ष में उस समय की थी। और मुझे लग रहा है कि इस समय जो बताया जा रहा है कि भाई 46% और 36% और 43%, 6% का फर्क है महिलाओं के वोटर्स में, एनडीए को ज़्यादा मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से युवाओं को और महिलाओं को लगातार बोल रहे हैं, और युवाओं के बारे में उन्होंने जिस तरीके से खासतौर से कहा था कि भाई बुजुर्ग लोग युवाओं को बताएं कि उन्होंने वो जंगल राज नहीं देखा होगा 20 साल पहले का,
क्योंकि अब वो जो वोटर है उसने पूरे समय नीतीश का शासन देखा है, तो उसे बताया कि भाई वो दौर कितना बुरा दौर था। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं कि जो युवा वर्ग है वो प्रशांत किशोर के रोजगार और जो पलायन के मुद्दा उठा रहा है, तेजस्वी यादव का युवा के अंदर क्रेज है, और 20 साल का युवा जो वोटर बन चुका है या 24 साल का जो है उसने लगातार नीतीश कुमार का शासन देखा है, तो उसे जो भी शिकायत होगी उसे नीतीश कुमार से होगी। चूंकि उसने बिहार में लालू का शासन नहीं देखा है, तो मुझे लग रहा है कि उस वोटर को ध्यान दिलाने के लिए कि भाई पहले का शासन कैसा था, आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हो। प्रधानमंत्री मोदी का यह आह्वान मुझे लगता है उसी दृष्टिकोण से था। और देखिए, महिलाओं का वोटर्स तो हमेशा से एनडीए के साथ रहा है, क्योंकि जब महिला उस समय लालू के शासन में जब महिलाओं ने देखा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी होती थी, घरों से उठा के ले आया जाता था, सड़कों पे छेड़खानी होती थी लेकिन कोई पुलिस बोलने वाला नहीं थी, यादव की जो दबंगी थी महिलाओं के प्रति वो पूरा बिहार में महिला ने भुक्तभोगी है इसका। तो मुझे लग रहा है इसका एक असर है कि उसके बाद से नीतीश के शासन में जो रहा है, तो इस बार महिलाओं का वोट तो एनडीए को ज्यादा पड़ेगा। आप ये बताएं, आप चारों मेहमानों में आप मानते आए हैं कि जनस्वराज या प्रशांत किशोर अच्छा करेंगे और सीट भी निकाल करके लाएंगे। तो एक तो उन्होंने जो अभी अपील की, मेरा कैंडिडेट ना पसंद हो तो मत दो लेकिन किसी भ्रष्टाचारी को मत देना, क्या ये बता रहा है कि रेस से बाहर हो गए हो? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए ये एक बहुत स्वीकारोक्ति है कि भाई अगर आपको लगता है कि मेरे कैंडिडेट को आपको वोट नहीं देना, तो कम से कम वो चाहते हैं कि जो कैंडिडेट जीता जाए वो ईमानदार हो, भ्रष्ट नहीं हो, अच्छे उम्मीदवार को आप चुन के दो, वो चाहते कि अच्छे आए। अब मोटी चर्बी के होते तो वो भी आनंद सिंह के लिए प्रचार कर लेते। उप मुख्यमंत्री गए ना सम्राट चौधरी, लल्लन सिंह गए कि मैंने कमान संभाल ली है। तो अब ऐसे अगर नेता राजनीति में रहेंगे तो उसके खिलाफ प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि भाई मेरा पसंद नहीं है, तो आप किसी अच्छे उम्मीदवार को दो। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा एक स्वीकारोक्ति है उनकी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई मेरा आदमी कितना भी भ्रष्ट हो आप उसको ही वोट देना। अच्छे आदमी के लिए कहना एक बड़ा दिल लगता है, और मुझे लग रहा है कम से कम 10% वोट प्रशांत किशोर इस चुनाव में लेकर जाएंगे। अभी भी 10% पे हैं। हाँ बिल्कुल, 10% वोट प्रशांत किशोर को निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, इस हमाम में सब नंगे हैं। यदि प्रशांत किशोर कहें, और प्रशांत किशोर के प्रचार करने वाला कौन था? दुलारचंद यादव ही तो था। ये कैसे हम भूल जाते हैं कि वो उसी पार्टी के साथ खड़ा था और उस पार्टी में उसको एक्सेप्टेबिलिटी थी, तभी तो वो उनकी पार्टी का नहीं था, वो आरजेडी का नहीं, आरजेडी का नहीं था, उनके साथ खड़ा था, प्रचार कर रहा था, जा रहा था, उनके काफिले का हिस्सा था। मना कर देते, यहाँ तो टिकट दे दिया। मैं कह रहा हूं ये मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर अब परिवारवाद और जिसे हम कहते हैं परिवार वंशवाद और अपराध, ये सब चीजें अब ये कोई मायने नहीं रखता है। प्रशांत किशोर है पिक्चर में बाकी चुनाव में या नहीं? मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर पिक्चर में है। वो 5-6% वोट लाएंगे और मुझे लगता है वो एनडीए को ज्यादा डैमेज कर रहे हैं बनिस्बत की आरजेडी को। अच्छा ठीक है, एक बात जो बीजेपी के खिलाफ और जेडीयू के पक्ष में, इवन आरजेडी के पक्ष में थोड़ी जाती भी दिखाई दे रही है, वो है जो टिकट बंटवारा हुआ है। बीजेपी के ज्यादा उम्मीदवार जीते, वो उसको ज्यादा टिकट काटने थे, उसने काटे कम। जेडीयू के कम उम्मीदवार जीते थे, वो ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट दे सकती थी, उसने दिए, उसका लाभ उसको मिल रहा है। और यही बात आरजेडी के ऊपर भी लागू हो रही है। तो यहां कुछ लोकल लेवल एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, क्या ये बीजेपी को कुछ नुकसान करेगी? त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए ये तो सबसे जिसको कहें कि प्रमाणित है कि विधानसभा के चुनाव में जो विधायक होता है, नाराजगी सबसे ज्यादा उसी को होती है। यहां तक कि सांसद वाले मसले में थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा होता है, लोगों के पास बहुत एक्सक्यूज होते हैं। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी इसकी उस्ताद रही है, मास्टर रही है, लेकिन बिहार का जिस तरह का इक्वेशन है उसमें वो थोड़ी फंसी भी दिख रही है। और कई जगह इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो प्रत्याशी चयन है उसमें 10-12 सीटों पर जो उनको काटना चाहिए था टिकट, वो नहीं काट पाए। और उसके पीछे वही दबाव है, राजनीति वाला, सामाजिक समीकरण वाला, जो वर्ग ताकतवर है वो जिस तरह से दबाव बनाता है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन ओवरऑल जो लोग कह रहे हैं, जो देखते हैं, जो बिहार को समझ रहे हैं, तो कह रहे हैं टिकटों का वितरण ठीक ठाक है, थोड़ा टिकट और काटते, नए लोगों को लाते तो शायद उसका लाभ होता, लेकिन इतना नुकसान हो जाएगा वो अभी तक बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनेगी बिहार, मुझे ऐसा लगता है। जेडीयू नहीं बनेगी, आप कह रहे हैं? बिल्कुल। विजय जी, देखिए, एक तो मैं जो पिछला सर्वे आपने दिखाया उसमें एक चीज थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि जो 18% यूथ का जो वोट है जनस्वराज को मिल रहा है जी, उसको भी नजर में रखना चाहिए कि वो डिसरप्टर हो सकता है। मतलब वो टोटल यदि महागठबंधन को या एनडीए को किसको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन यदि वो 18% यूथ वोट जनस्वराज के साथ, उस सर्वे की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो कोई भूमिका नहीं है जनस्वराज की चुनाव में, डे 1 से मैं समझता हूँ। और अब तो खुद भी मान लिया क्या नाम है, प्रशांत किशोर जी ने। पहले उन्होंने कहा कि मेरे एमएलए आएंगे तो वो चले जाएंगे कहीं, उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब कह रहे छोड़िए, आएंगे फिर वो पता नहीं कहाँ जाएंगे, इससे बढ़िया मत दो आप वोट।
ईमानदार, तो उन्होंने कहा इस झंझट में ही मत पड़िए, आप क्यों सिर दर्द रखते मैं हैं। नौजवान वोट जो उनको पसंद कर रहा है उसका आपको ब्रेकअप ही दे सकता हूं। 18% वोट ये है ना। एससी वोट का 28% है और जनरल वोट का 22%। 22% है, तो वो डिसरप्टर भी हो सकता है कि वो किसको डिसरप्ट करेगा, मतलब SC/ST है तो वो एनडीए का नुकसान करेगा या महागठबंधन का करेगा, तो वो एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस चुनाव में नंबर 1 पार्टी कौन बनेगा वो तो नहीं पता, लेकिन जेडीयू एक बड़े जंप के साथ आएगी, मतलब जो इतना नुकसान उसका हुआ था उससे वो बेहतर प्रदर्शन, किसी भी पार्टी से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। यदि आप स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है जेडीयू का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं क्योंकि अब वो 40 पर है तो वो 100% करेंगे तब भी 80 पर पहुंचते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट सरकार बनने में किसी भी तरीके का कोई प्रभाव रखने की स्थिति में जनसुराज होगी या नहीं? नहीं, चुनाव में ही नहीं है। ये आप डिस्ट्रप्टर तो कह ही रहे हैं ना। नहीं, डिसरप्टर वो 18% वोट मैं तो इसलिए जो दिखता है मैं उसको बोल रहा हूँ, लेकिन चुनाव बनने में कोई उनकी भूमिका नहीं होगी। और जिस तरह से प्रशांत जी बार बार बीजेपी के दबाव में पीछे हटते जा रहे हैं, तो उससे भी समझ में आ रहा है कि ये चुनाव में वो कोई भूमिका नहीं रखना चाहते। बीजेपी का कहाँ दबाव है सर? नहीं, जिसकी वजह से खड़े हो उसी की वजह से बैकआउट कर रहे हैं ना। अरे चलिए, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो, किशोर अगर बढ़ेंगे तो बीजेपी का ही करेगा। बहुत से लोगों को सर्वे पर यकीन नहीं होता, और हमने तो 10-20 सर्वे तो डिस्कस किया ही पिछले महीने 2 महीने के अंदर। मेरे सर्वे से ज्यादा बहुत से लोग यकीन करते हैं सट्टा बाजार पर।